तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य का सुपड़ा फास्ट करने वाले हैं आसान भाषा में। 30 से 40 मिनट की हमारी वीडियो होने वाली है। 30 से 40 मिनट में हम पूरे कंप्लीट साहित्य को खत्म कर रहे होंगे। दोस्तों, ये 30 से 40 मिनट का मटेरियल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल। मैंने 2 बार इसलिए बोला है क्योंकि अब वैकेंसी 2 बार आएंगी, क्योंकि अब 40,000 का योगी बाबा का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो वो भी आने वाली हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, हम सारी रचनाओं को अच्छे से याद करते हैं और विद ट्रिक के साथ, देसी ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। यह नोट्स यूपी परीक्षाओं के 50% साहित्य प्रश्नों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इस वीडियो में आप 50% साहित्य फंसा ले जाओगे। यानी कि मैं गारंटी लेता हूं, अगर 4 से 5 साहित्य के क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके फेवर में होंगे। यानी कि अगर अच्छे से आप इस वीडियो को 3 से 4 बार प्ले करके सिर्फ आप सुन लेते हैं अच्छे से ढंग से, तो आप एग्जाम टाइम अच्छा परफॉर्मेंस देकर आएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आदिकाल से, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। या राजाओं की वीरता की कहानी लिखी जाती है। यानी कि आदिकाल में जो राजा थे उनके वीरता की कहानियों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अगर हम देसी ट्रिक से समझें तो इसे अंत में रासो आएगा। आदिकाल में अंत में रासो आएगा, जैसे कि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा है। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा है। जगनिक परमाल रासो ने लिखा है। जगनिक परमाल रासो ने लिखा है। और नरपति नाला, ये बीसल देव रासो ने लिखा है। नरपति नाला बीसल देव रासो ने लिखा है। विद्यापति कीर्तिलता पदावली, यानी कि विद्यापति ने लिखा है कीर्तिलता पदावली। चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो देखिएगा, वर्ड आपको हम बता रहे हैं कैसे वर्ड को कनेक्ट करना है। जो चीज आपको ना है आप उसको मन मन में 2 से 3 बार वहीं पर रिपीट मारिए। जैसे कि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। ये नोट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स डाला है, ये कभी कभी कई एग्जामों में देखने को मिला है हमें, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। और ये इन फ्यूचर, यानी कि अभी कांस्टेबल में आने की उम्मीद है, तो इसको याद करके रखिएगा। यानी कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। बात करते हैं अब हम लोग भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल, जिसे हम स्वर्ण युग या निर्गुण धारा कहते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। निर्गुण धारा जो मूर्ति पूजा नहीं मानते, यानी कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, वो हमारे निर्गुण धारा में इंक्लूड किया गया है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। यहाँ पर आपको मिलता है कबीरदास, यानी कि ज्ञान मार्गी। और इनकी रचनाएं की बात करें कबीरदास की, तो यहाँ पर बीजक, साखी, सबद, रामायणी। बीजक, साखी, सबद, रामायणी। बीजक, साखी, सबद, रामायणी। तो ये इनकी चारों इनकी रचनाएं हैं। अगर मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी की है रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जैसी की ये रचनाएं हैं। जैसी की ट्रिक अगर देखा जाए, ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। जैसे कि रचना के अंत में अक्सर वत या वट आता है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके माइंड में टचिंग नहीं हो पा रहा है कि यार पदावत था या अखरावट था या आखिरी कलाम था, तो यहाँ पर आपको ट्रिक है कि वट या वत, ये वर्ड आपको उसमें मिलेंगे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा। और हम अगर बात करें, कबीर की भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पद्मावत अवधी भाषा में है। पद्मावत अवधी भाषा में है। इंपॉर्टेंट नोट्स की दायरे में ये भी सब चीजें आती हैं, इसीलिए हम इसको नीचे इंक्लूड किए हैं। बस एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए हम भक्त काल के
और सी रचनाओं की हम बात करते हैं, मतलब और कवि और उनकी रचनाएं की, तो यहाँ पर जो भक्ति काल है सगुण धारा, यहाँ पर रामकृष्ण भक्ति का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर तुलसीदास की जो रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये तुलसीदास जी की ये 4 रचनाएं हैं। होती तो इनकी 12 रचनाएं हैं, बट हमने प्रायोरिटी पे इन चारों को रखा है क्योंकि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर का आप कोई भी एग्जाम सेट उठा के देख लीजिएगा, इनका मतलब यही 4 रचनाएं पूछी जाती हैं घूम फिर कर, तो इसीलिए आपको सिर्फ इन्हीं 4 को प्रायोरिटी पे रखना है बस। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। अब आता है सूरदास। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। अब सूरसागर, सूरावली सूरदास के नाम से ही कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ आपको साहित्य लहरी याद रखना है, ठीक। सूरदास की अगर ट्रिक से देखा जाए तो यहाँ पर रचनाओं में तो सूर लगा होगा। देखिए हमने पहले बताया है कि नाम से पहली बार तो ट्रिक मतलब कनेक्ट करती है, तो आपको इसको ज़्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ की अगर बात करें खतरनाक ट्रैप की, तो यहाँ पर एक ट्रैप आता है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, लेकिन विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खतरनाक ट्रैप से आप बचें। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। चलो, अब ये विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है तो ये भी अवधी भाषा में, ये ट्रैप है, आपको इससे बचना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। रीतकाल। रीतकाल श्रृंगार और अलंकारों का काल है। इस काल में राजाओं को खुश करने के लिए कविताएं लिखी जाती थीं। जैसे कि बिहारी लाल, इनको हम राजा से कनेक्ट कर देंगे, और बिहारी लाल सतसई में 719 दोहे हैं। बच्चों अगर यहाँ पर आपको 719 दोहे ना मिले, तो अगर आपको 700 मिल रहा है या उसके आसपास कोई संख्या मिल रही है तो आप 700 को प्रायोरिटी पे ले लेंगे, ठीक है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में गागर में सागर भर दिया, यानी कि गागर में सागर का मतलब होता है थोड़े में बहुत कुछ भर देना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ सम्मोहित कर देना। तो बिहारी ने अपनी रचनाओं में गागर में सागर भर दिया। भूषण। अब भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवबावनी और छत्रसाल दशक। देखिए ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप 2018, 2019 कुछ एग्जाम हुए हैं, अभी लेटेस्ट में जो 2024 में पेपर हुआ है या जो एग्जाम हुआ था उसमें ये रचनाएं पूछी गई हैं। शिवराज भूषण, शिवबावनी और छत्रसाल दशक। ये किसकी है? भूषण जी की है, तो शिवराज भूषण इससे ही कनेक्ट कर लीजिए। शिवबावनी यहाँ से शिव से कनेक्ट कर लीजिए, यानी कि इसकी अगली रचना से, और छत्रसाला दशक, या आप खड़ी भाषा में ऐसे याद कर सकते हैं। अगर इंपोर्टेंट नोट्स की बात करें तो रीत काल में जहाँ जब श्रृंगार व प्रेम लिख रहे थे, वहां भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी। तो दोस्तों आप लोगों को जरूर सब लोग समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम बात कर रहे हैं अपने आधुनिक काल के बारे में, जहां पर छायावाद के 4 स्तंभ हैं। यहाँ पर यूपी एग्जाम्स में 50% यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, यानी कि 50% साहित्य यहीं से आता है आधुनिक काल से। दोस्तों आधुनिक काल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ याद करें ना करें, इसको जरूर याद करना। तो हम अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो देखिएगा जयशंकर प्रसाद जो हैं वो भावुक और ऐतिहासिक रचनाएं लिखते हैं, मतलब भावुक और ऐतिहासिक रचनाएं लिखते हैं। जैसे कि कामायनी हो गया, जो कि महाकाव्य के बारे में बताया गया है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त। तो देखिए कामायनी ऐसे आप खड़ा नाम याद रखिए। आंसू, भाई आंसू आते हैं तो लहर भी आ जाएगी। अब लहर आएगी तो झरने की तरह हमारे आंखों से वो टप टप टपकेगा। तो आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका अंदाज सबसे निराला था, तो इसीलिए इनका नाम सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला हो गया और इनका अंदाज निराला था। अगर इनकी हम रचनाएं देखें तो कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता दोस्तों, कुकुरमुत्ता देखिए फनी नाम है, कुकुरमुत्ता, 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 ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और एक अनामिका, राम की शक्ति पूजा, मतलब राम की शक्ति पूजा और राम की एक रक्षा भी इनकी रचना है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। राम की रक्षा, राम की शक्ति पूजा और हनुमान जी की पूजा, ये इन्हीं है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता, अनामिका, राम की शक्ति पूजा या राम की रक्षा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो यहाँ पर निराला ने हिंदी में मुक्त छंद बिना तुकबंदी वाली कविता की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ आपको एक बार सिर्फ पढ़ना है या मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है, ठीक। जो आधुनिक काल है, यहाँ पर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। छायावाद के 4 स्तंभ मैंने बताया था, तो यहाँ पर अब सेकंड स्तंभ में हम आ चुके हैं। तो सेकंड स्तंभ में जो है यहाँ पर सुमित्रानंद पंत हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये। इनकी रचनाएं चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या। चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या। चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या। सुमित्रानंद पंत की ये रचनाएं हैं। महादेवी वर्मी, महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा कहते हैं और इनकी रचनाएं यामा, निहार, रश्मि, गिल्लू, स्मृति की रेखाएं हैं। देखिए यामा, निहार, यामा तो निहार, रश्मि, रश्मि तो गिल्लू है। यामा तो निहार, रश्मि तो गिल्लू है, महादेवी वर्मा बोलती हैं। यामा तो निहार, रश्मि तो गिल्लू है, ये महादेवी वर्मा बोलती हैं। यामा तो निहार, रश्मि तो गुल्लू है। देखिए इंपोर्टेंट नोट्स में सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर हम बात करें अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, मतलब क्या सन था, वो कौन सी डेट थी या कौन सा ईयर था जहां पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो था 1981 में। 1981 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया था। आधुनिक काल की हम बात कर रहे थे अभी। तो यहाँ पर हमने यामा की रचनाएं देख ली हैं, निहार, रश्मि, गिल्लू और स्मृति की रेखाएं, यानी कि हम चार, देखो इसको कनेक्ट करेंगे, यामा निहार, यामा निहार, रश्मि गिल्लू है, यामा निहार, रश्मि गिल्लू है, यानी कि महादेवी वर्मा यामा से बोलती हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं गद्य के महारथी मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इनको तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। मुंशी प्रेमचंद गोदान, पोष की रात, और गोदान को अगर हम देखें अच्छे से तो प्रमुख उपन्यास तो गोदान ही है, इसलिए आपको अच्छे से गोदान को दिमाग में सेट रखना है। या एक गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि, निर्मला, ये हमारे प्रेमचंद की रचनाएं हैं जो कि एकदम इम्पोर्टेंस हैं। और पोष की रात, इनकी एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में। तो गोदान, पोष की रात और गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला। कर्मभूमि, रंगभूमि, ये तो कुछ मिलते जुलते नाम हैं, तो आप इनको मुंशी प्रेमचंद से कनेक्ट करेंगे। इनकी प्रमुख कहानियां जैसे कि पोष की रात मैंने ऊपर बताया है, पोष की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और एक पोष की रात, ये हमारी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, यानी कि कविताएं हैं। और अगर हम खतरनाक ट्रैप की बात करें, देखो बच्चे फंसते यहाँ पर हैं। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा देख लीजिएगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन फंसा हुआ मिल जाएगा। खतरनाक ट्रैप यहाँ पर यह है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था, तो वो था मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मतलब अपनी बीवी को आधा ही पहनाए थे, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का है अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। गद्य के अन्य प्रमुख महारथी, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, और इनकी एक रचना है उर्वशी, जो कि बहुत ही प्रचलित में रही है। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है उर्वशी, जो कि बहुत ही प्रचलित में है। और कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के 4 अध्याय।
अरे भैया, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ही कर पाएंगे, और कोई नहीं कर पाएगा उनकी 4 अध्याय। संस्कृत की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। देखो, कनेक्ट करिए राम से संस्कृत, यानी कि कुछ रामायण से मिलता जुलता नाम आ रहा है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। अज्ञे की हम बात करें तो अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे जी की रचना है। धर्मवीर भारती की अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर कह रहे हैं, धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं। फणिकेश्वर नाथ रेणु, इनकी एक रचना है मैला आंचल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जामों में मतलब रिपीट अगेन हुआ है। फणिकेश्वर नाथ रेणु, यानी कि फड़फड़ाया करते हैं मैला आंचल पहने हुए, ये मतलब फणीश्वर नाथ रेणु फड़फड़ाया करते हैं मैला आंचल पहने में, कभी धुलते उलते नहीं है ये, सिर्फ ये बात ही करते हैं फड़फड़ाया होने बस। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल इनकी रचना है। धर्मवीर भारती जो हैं, ये गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। इंपॉर्टेंट नोट्स में हम आते हैं। मैला आंचल हिंदी का पहला और सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, जिसे बिहार के गांवों पर आधारित है। बिहार के गांवों पर ये आधारित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के हम बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सुपर शॉर्टकट है। देखिए, यहाँ पर जो आयोग सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सिर्फ ये 4 चीजें रट लो, यानी कि 4 बस इन्हीं पर मिला है, और अदरवाइज आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे कि चिदम्बरा हो गया, उर्वशी हो गया, कितनी नावों में कितनी बार, यामा। तो ये जो 4 रचनाएं हैं, इनको आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि मतलब आयोग सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना पर। जो चिदम्बरा है, ये सुमित्रानंद पंत की है। चिदम्बरा रचना ये 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया चिदम्बरा के लिए। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की है, 1972 पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की है, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा महादेवी वर्मा 1982 में मिला। यामा महादेवी वर्मा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि वो 1981 मैंने बताया था। एटलीस्ट वो वहां पर मेरा दिमाग जो था मतलब खिसक गया था। सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आपको दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं इनकी एक रचना है जो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो शायद उनको साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बट ये 1982 है। ठीक है, साहित्य ब्रह्मशास्त्र, जिसे किक रिवीजन मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम साहित्य जो ब्रह्मशास्त्र के हिसाब से हम एक क्विक मतलब रिवीजन करेंगे मैट्रिक्स हिसाब से, यानी कि ट्रिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आदिकाल ट्रिक, हम आदिकाल पे ट्रिक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आदिकाल पे हमने रासो बताया था, आपको रासो से कनेक्ट करना है। जैसे कि मुख्य कवि हैं चंद बरदाई जगनिक, तो इनको कनेक्ट करिए। चंद बरदाई जगनिक, ये हमने बताया था कहाँ पर, भाग आदिकाल में। तो आदिकाल रासो हमने फैमिली बताई थी। क्या फैमिली बताई थी? पृथ्वीराज रासो बताया था कि नहीं बताया था? तो रासो से कनेक्ट करिए। चंद बरदाई जगनिक। भक्ति काल में जैसे कि वत सूर आ गया, तो कबीर याद कर लीजिए, तुलसी सूरदास, तो वत सूर से ये नामों को कनेक्ट करिए। रीत काल से जैसे वीर हो गया, सिंगार हो गया। तो मुख्य कवि कौन से हैं? बिहारी भूषण। आधुनिक काल का ट्रिक देखिए, जो कि छायावाद से है। यहाँ पर मुख्य कवि कौन से हैं? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। फाइनल नोट्स, परीक्षा से एक रात पहले सिर्फ इस मैट्रिक्स और पीले हाइलाइट्स को देखकर जाएं। दोस्तों, मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भले इसको अभी उतना सीरियसली ना देख रहे हो या ना सुन रहे हो, लेकिन एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप सब इन पे जो येलो कलर से हम हाइलाइट्स करके रखे हैं, बस इन पे आप नजर गड़ा के जाइएगा। मैं गारंटी लेता हूँ 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य पार्ट 2 पे हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो धाकड़ तरीके से पोस्टमार्टम इसको करने वाले हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। सीधे सवाल, सीधे जवाब, कोई बकवास नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं
स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह अगर कहे जाते हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनकी एक लॉजिकल बातें हैं, यानी कि लॉजिकल एक बात इनकी आती है, जो कि इन्होंने नाटकों के जरिए समाज की कुरीतियों पर करारा व्यंग किया है, यानी कि करारा जवाब दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। इनकी रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी। देखिए, जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से कनेक्ट कर लीजिए। सत्य हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर इनके नाम का जो लास्ट है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र आएगा, सत्य हरिश्चंद्र, इसको कनेक्ट करिए। प्रेम माधुरी, ये प्रेम मतलब करते थे माधुरी से, तो उसको कनेक्ट करिए, ठीक है। महत्वपूर्ण नोट्स, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इनकी एक बेहद प्रसिद्ध पत्रिका है, कोई नाटक या कहानी नहीं, ये इनकी एक पत्रिका है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा एक इनकी पत्रिका है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, इनकी ये रचनाएं हैं। देखिए, हम बात करते हैं अब राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, इनकी लॉजिकल बात है, इतिहास और पुराणों के उन पात्रों यानी कि खासकर महिलाओं पर लिखा जिन्हें बाकी कवियों ने नजरअंदाज कर दिया गया था। यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने स्पेशली औरतों की तरफ ध्यान दिया और उनके बारे में लिखा। अगर मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं की हम देखें, बात करें, तो यहाँ पर साकेत हो गया, भारत भारती, यशोधरा और जयद्रवध पंचवटी, ये इनकी 4 रचनाएं हैं। साकेत, भारत भारती तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये अभी 2024 में साकेत, भारत भारती पूछा जा चुका है। ये मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं हैं, यशोधरा और जयद्रवध हो गया और एक पंचवटी। ये है कि अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम होने वाला है यूपीपी का, उसमें पूछने के 100% चांसेस हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए। हम बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक काल के लिए और प्रमुख स्तंभ। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं जो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे। इनकी प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके रखिए। एग्जाम फैक्ट, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मतलब जो प्रिय प्रवास है उसे याद कर लीजिए, एक खड़ी बोली है, यानी कि खड़ी किताब है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास एक रचना है जो कि एक खड़ी बोली से लिंकेड है, खड़ी बोली में ये लिखी गई है। दोस्तों, हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और समझते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आलोचना के बॉस यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के बॉस यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनकी उपाधि है हिंदी आलोचना के सम्राट। हिंदी आलोचना के सम्राट, हिंदी आलोचना के सम्राट इनकी उपाधि है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की उपाधि है। रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें तो चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, रंग मीमांसा, चिंतामणि। चिंतामणि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि भी लेखपाल में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण नोट्स, यानी कि चिंतामणि कोई कहानी या कविता नहीं बल्कि निबंधों का संग्राम है। जो चिंतामणि है वो निबंधों का संग्राम है, कोई कहानी या कविता नहीं है। गद्य और नाटक के बादशाह, गद्य और नाटक के बादशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका निबंध है अशोक के फूल, कुटच। इनकी उपन्यास पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, ठीक। मोहन राकेश, इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस। एग्जाम ट्रैप, बाण भट्ट की आत्मकथा नाम में आत्मकथा है, लेकिन असल में यह एक उपन्यास है। तो आत्मकथा से मतलब ये मत समझ लेना कि कोई एक आत्मकथा है। एटलीस्ट ये जो तुमको बताएं इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए,
आत्मकथा मतलब आप नाम से समझिए ना, दिमाग में क्लियर करके रखिए, एक उपन्यास है, ठीक है। ये एक ट्रैप होता है, मतलब बच्चा फंस जाता है, जो मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ के नहीं है तो फंस जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन मार लेना, 2 से 3 बार इसको सुन लेना, समझ लेना, तब आप एग्ज़ाम देने जाना। क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं लेकर जा रहा हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर अंदर इसको मैं क्लियर करूँगा। उतना ही मटेरियल मैं लेकर आया हूँ जितना कि आप अच्छे से चीज़ों को तैयार करके एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा सकें और कर सकें, अच्छा क्वेश्चन आप गेन करें और अच्छे नंबर लाएँ। वीर रस की महारथी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी विशेषता की हम बात करें तो वीर रस की एकलौती प्रसिद्ध कवियत्री थी। प्रसिद्ध पंक्तियां बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी रचनाएं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, कंदब का पेड़। तो देखिए हम आराम से क्यों इसको पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, तो आप कनेक्ट करिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर हमने नाम को भी अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हलावाद और एक भारतीय आत्मा। हलावाद और एक भारतीय आत्मा। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक हैं। इनकी कविताएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। देखिए मधु 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 करके आ रही है हमारी बच्चन में, यानी कि हरिवंश राय बच्चन, यानी कि मेरे माता का भी नाम है। तो आत्मकथा यानी कि हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो क्या भूला क्या खाया याद करूं, ये 4 भागों से पहला है। तो देखिए समझिए, जो क्या भूला क्या खाया क्या याद करूं है, तो ये देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये आपको देखने को मिल सकता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस क्वेश्चन की, क्योंकि क्या भूला क्या याद करूं, क्या भूला दोस्तों मैंने खाया बोला था, सॉरी उसके लिए, क्या भूला क्या याद करूं। तो मतलब हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि अब क्या भूलें और क्या याद करें, हटाओ ना यार, जाने दो। तो मतलब क्या भूला क्या याद करूं, तो इनकी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मकथा लिखने वाले हैं। इनकी रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, हिम क्रीटिनी, पुष्प की अभिलाषा, यानी कि पुष्प की अभिलाषा, येलो, इसमें हमने डार्क हाईलाइन किया है। तो जो हाईलाइन करके रखा है मतलब हाईलाइट, उसे आप अच्छे से देखिए, यानी कि उस फैक्ट को आप छोड़िए मत हर कंडीशन में। चाहे आप जो मतलब कुछ फैक्ट मैंने ऐसे लिखे हैं तो उनको मैंने जैसे कि हिम तरंगणी हो गया, हिम क्रिएटिनी हो गया, तो आप इनको भले ही ना देखें, मगर जो हमने हाईलाइट करके रखा है येलो कलर से उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके रखिए ना। चलिए हम बात करते हैं अब हिंदी के शुरुआती गीतकार, यानी कि मुंशी इंसा अल्लाह खां तो रानी केत की कहानी इन्होंने लिखा। लल्लू लाल जैसे कि प्रेम सागर है, और सदन मिश्र नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पाख्यान, लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू लल्लू जो होते हैं भैया प्रेम सागर में तुड़ किया करते हैं। ब्रह्मशास्त्र हिंदी के प्रथम तो समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोरी द्वारा ये लिखा गया है। प्रथम कहानी इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाल श्रीनिवासी दास द्वारा, यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारत हरिश्चंद्र की है। प्रथम आत्मकथा हर्षकथा बनारसी दास जैन की। देखिए दोस्तों, हमने जो ये चार्ट दिया है, हम इसको पढ़ के आप लोगों को एक ही बार बता दिए हैं। देखो जो कि 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट में लिखा है। ये आप एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप अच्छे से इन येलो जो हाईलाइट करके रखा है इनको बस देख के जाइएगा, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बता देगा मतलब कि मेरा कंटेंट कैसे लगा है। और मैंने 30 मिनट में इसको कवर किया है लगभग, हाँ 30 मिनट होने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखना। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस वाक्यांश हो गया, पारिवाचिक शब्द हो गया, तत्व तत्सम हो गया, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अगर करा दूंगा एक दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम के पहले, आप अगर एक दिन पहले चीज़ों को अच्छे से लपेट लेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आप कर ले जाओगे। तो देखते हैं क्या लेकर आना होता है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।